नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ा हुआ है कि क्या चीन में जाति व्यवस्था कायम है। अब जैसे ही हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो जाति व्यवस्था आपने पढ़ा है कि यह भारतीय समाज की विशेषता है ना, भारत की विशेषता है ये जाति व्यवस्था। लेकिन क्या चीन में भी इस तरह की स्थिति देखी गई है? चूंकि भारत और चीन दोनों के विषय में कहा जाता है कि बहुत पुरानी सभ्यता है, दोनों के कल्चर भी बहुत पुराने हैं और चूंकि पड़ोसी हैं तो बहुत कुछ मिलता जुलता हुआ भी है। तो क्या कुछ प्रभाव चीन पर भी इन तमाम चीजों को लेकर के देखा गया है? और लंबे समय से इस बात को लेकर के चीन के जो सिस्टम है उसमें आरोप लगता है कि चीन का भी अभी मैं चर्चा करूंगा तो आप समझेंगे कि कैसे खाई हो गया है। कुछ लोग जो हैं सिस्टम में पूरी तरह से निचले स्तर पर चले गए हैं और कुछ लोग बहुत अमीर बनते जा रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर के डिबेट करेंगे। अब उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा समर एंड सेल आपको दिया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी आपको 27 जून 2026 तक है। यहां पर आपको यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स का ऑफर दिया जा रहा है जो कि इंग्लिश मीडियम में होगा और यह ऑनलाइन मोड में होगा। ध्यान देना है कि संस्कृति आईएएस के दोनों ही सेंटर पर यह उपलब्ध है, दिल्ली सेंटर में भी और प्रयागराज सेंटर में भी एडमिशन ओपन हो चुका है। जो स्पेशल ऑफर है उसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो केवल और केवल 25,000 रुपये फी रखा गया है। इसके अलावा साथियों 20% एक्स्ट्रा ऑफ है, वो किन के लिए है? गर्ल्स कैंडिडेट के लिए और जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे भाई बहन हैं उनके लिए। तो आपको यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का वेबसाइट दिख रहा है, इस पर कॉल करके वेबसाइट पर विजिट करके अधिक जानकारी लीजिए और फिर चाहे आप दिल्ली सेंटर पर या प्रयागराज सेंटर पर नामांकन करवा सकते हैं। बस ध्यान देना है कि वैलिडिटी 27 जून तक है, तो समय आपके लिए सीमित है, तो थोड़ी सी तत्परता दिखानी होगी। तो चलिए, जहां पर हम बात कर रहे थे कि जिस डिबेट को हम आगे बढ़ा रहे थे कि क्या चाइना में कास्ट सिस्टम है और पिछले कुछ दिनों से इन तमाम चीजों को लेकर के सोशल मीडिया पर क्यों बातचीत की जा रही है, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम चीन की व्यवस्था की बात करते हैं, भारत की संरचना से तुलना करते हैं, खास करके भारत में जो जाति व्यवस्था है, तो चीन की जो प्राचीन एक व्यवस्था है और एक फिलहाल जो हुकौ प्रणाली, आप सब पढ़े होंगे चाइनीज हिस्ट्री को पढ़ते हुए, वहां की सामाजिक कंडीशन को पढ़ते हुए, तो हुकौ सिस्टम क्या है उसको हम डिटेल से देखेंगे जो अभी भी चल रहा है। और दूसरी एक व्यवस्था चीन का रहा है शी नोंग गोंग शेंग। ठीक है, तो ये क्या है? शी नोंग गोंग शेंग आखिर है क्या? क्या यही जाति व्यवस्था के जैसा है? इसको समझने की हम कोशिश करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। और ये चीन में ऐसा नहीं है कि कहा जा रहा है अभी से है, एक चीन का भी अपना एक लंबा इतिहास रहा है, कल्चर बहुत चीन का भारत के जैसा ही समृद्ध रहा है, तो वहां के समाज में भी ये चीजें देखी गई है। जब यहां हम बात करेंगे शी नोंग गोंग और शेंग व्यवस्था की, तो ये चार अलग अलग आप कह सकते हैं क्लास में बटा हुआ है। ये चार अलग, जैसे शी एक अपने आप में एक अलग क्लास है। शी कहने का तात्पर्य है इस क्लास में वो लोग रहेंगे जो विद्वान होंगे, अधिकारी होंगे, समाज में जिनको सर्वोच्च स्थान मिलेगा, शिक्षा, प्रशासन, शासन, इन तमाम कार्यों में शी वर्ग के लोगों की अधिक जिम्मेदारी हो जाएगी। समाज में इनको सबसे सर्वोच्च सम्मान मिलेगा, सबसे ऊंचा पद मिलेगा। तो ये तो शी की बात हो गई। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आते हैं नोंग। नोंग कौन है? जो उत्पादक कर्ता होंगे, यानी कि किसान कह सकते हैं, जो कृषि कार्य में जुड़े होंगे, अनाज का उत्पादन करेंगे, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इनको दूसरे स्थान पर चीन की व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में रखा गया था। तीसरा है गोंग। गोंग कौन होंगे? वो कारीगर होंगे, यानी कि जो शिल्पकार होंगे, वस्तु का निर्माण करेंगे, धातु का निर्माण करेंगे, मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, वस्त्र बनाने का काम करेंगे। इनको इस जगह पर तीसरा स्थान दिया गया इस सामाजिक व्यवस्था में चीन में। और चौथे नंबर पर कौन होंगे? शांग। शांग कौन होंगे? व्यापारी होंगे, यानी कि इनका पूरा उद्देश्य होगा लाभ कमाना। अब देखिए, जैसे कि भारत की व्यवस्था में भी यही कहा जाता है, जो व्यक्ति बहुत पैसा के पीछे भागता है, पैसा कमाने की सोच रखता है, आप देखेंगे भारत के समाज में उसको बहुत सम्मान से नहीं देखा जाता है कि हमेशा पैसा पैसा करता रहता है, ये कहते हैं ना। तो यहां पर भी जो चाइनीज व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था रहा लंबे समय तक शेंग, तो इसमें व्यापारी वर्ग आए। अब व्यापारी वर्ग जो है वो जन कल्याण के लिए कार्य तो करेंगे नहीं, उनका कार्य क्या है? मुख्य कार्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। तो इनको उसी नजर से देखा गया और इसको समाज में सबसे निचला स्थान दिया
कि भैया आप चौथे नंबर पे रहेंगे, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना, तो आपको वो स्थान नहीं दिया जाएगा जो शी या नोंग या गोंग को दिया गया है। भारतीय समाज में भी इसी तरह से देखेंगे कि व्यवस्था जाति का बना हुआ है ना। सवर्ण वर्ग रहे, इसके अलावा जो अगर शुरुआत में देखा जाए तो जैसे एक वर्ग रहा जो ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय हुआ, इसके अलावा देखेंगे वैश्य हुआ, और फिर बात किया जाए तो एक दलित वर्ग हुआ, शूद्र जिसे कहा गया। तो चार अलग अलग वर्ण में ये बटा हुआ समाज रहा। वैसा ही यहां पर आपको शी, नोंग, गोंग और शैंग जो है वो बटा हुआ दिखेगा। अपनी विशेषताएं भी समाज की रही, और पूरा अगर दर्शन कहा जाए तो जो चीन की भी बात करते हैं कन्फ्यूशियस दर्शन का, वहां से इसका वर्गीकरण देखने को मिलता है। और ये गौर करेंगे तो पूरा वर्गीकरण आपको व्यवसाय के आधार पर देखने को मिलता है कि कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है। शुरुआत में अगर वैदिक काल की बात किया जाए भारतीय समाज में भी यही चीज देखने को मिलता था कि जो व्यक्ति भी अध्ययन अध्यापन कार्य करते थे उसे ब्राह्मण माना जाता था, जो भी सुरक्षा का कार्य करता था उसे क्षत्रिय माना जाता था, है ना। जो भी व्यापार का काम व्यापारी, और जो भी सेवा सत्कार का काम किया करते थे उन्हें शूद्र माना जाता था। कुल मिलाकर के व्यवसाय आधारित ही जाति व्यवस्था शुरुआत में भारत में भी रहा। यहां पर भी लगभग आपको वही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर भारत की स्थिति में देखेंगे तो भारत में जाति व्यवस्था आज की तारीख में वंशानुगत है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा तो वह क्या कार्य करता है आज की तारीख में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आजीवन ब्राह्मण ही माना जाएगा, है कि नहीं। कोई व्यक्ति आज किसी वैश्य के घर पैदा लेते हैं तो वह निश्चित तौर पर पूरा जीवन वैश्य ही रहेगा। यह संभव है वो अधिकारी बन जाए, यह संभव है वो शिक्षक प्रोफेसर बन जाए तब भी। यानी कि जाति व्यवस्था भारत में जो है वह जन्म से आधारित है, यह कहने की बात की जा रही है। और अगर ऐसा होगा तो किसी भी समाज में गतिशीलता क्या निर्बाध होगा या सीमित होगा, निश्चित तौर पर सीमित होगा। चीन की अगर बात करेंगे तो लगभग यहां पर भी बहुत कुछ तक वैसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्ण समानता नहीं है। हालांकि चीन के समाज में भी एक निम्न वर्ग की चर्चा आई है जिसे जियानमिन कहा जाता है। यह जियानमिन पहले से मौजूद था, जो सामाजिक तौर पर सबसे निचले स्थान पर माना जाता रहा। जैसे कि भारत में निचले स्थान पर सामाजिक सोपान में शूद्र को देखा गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह व्यवस्था सामाजिक पदानुक्रम को दर्शाती है चीन को लेकर के। लेकिन फिर भी भारत में जो जाति व्यवस्था है उससे आप इसे अलग कर करके देख सकते हैं, क्योंकि वह बिल्कुल कॉपी यहां पर डिट्टो नहीं होता है। अब एक चीज मैंने आपसे कहा था, इसके अलावा मैंने दो बातें कही थी कि शी, नोंग, गोंग, शैंग। सबसे पहले हम ये चीज समझेंगे कि ये चारों क्या है, चाइना की पुरानी व्यवस्था, और अब ये व्यवस्था क्या है, हुको। चूंकि हुको जो है अभी चर्चा में है, और इसी बात को लेकर के चीन में हमेशा विवाद रहता है। भारत में जो जाति व्यवस्था है जन्म के आधार पर है, तो यहां पर भी हुको व्यवस्था जो है जन्म के आधार पर ही है। ऐसे समझिए कि एक बच्चा किसी परिवार में जन्म लिया, ठीक है। अब वो बच्चा जिस परिवार में जन्म लेगा, जैसे अपने यहां है कि वो किस जाति में जन्म लिया है ना। अब कोई बच्चा अगर ब्राह्मण के घर पैदा लिया, कोई बच्चा जो है क्षत्रिय के घर पैदा ले लिया, तो उस बच्चे का इसमें कोई योगदान नहीं हो, तुक्के से हुआ है, कहीं भी किधर भी जन्म ले सकता था ना। ऐसा ही चाइना में समझिए। तो अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है वहां पर, तो उसको भी दो भाग में जन्म के आधार पर डिवाइड होना पड़ेगा। या तो वो बच्चा अर्बन एरिया में जन्म लेगा या रूरल एरिया में जाकर के जन्म लेगा, कहीं ना कहीं ऐसा होगा। उसी के आधार पर उसका एजुकेशन होगा, हेल्थ केयर उसका होगा, उसके अलावा जो उसकी हाउसिंग की व्यवस्था होगी, जॉब्स, वेलफेयर, सब कुछ वो इसी आधार पर जन्म से तय होगा। तो हुको जो है चीन में एक तरह से समझिए घरेलू पंजीकरण की एक प्रणाली है, जिसकी शुरुआत 1950 के दशक से ही मानी गई। और इसमें व्यवस्था, जैसा मैंने कहा, कि प्रत्येक नागरिक अर्बन और रूरल एरिया के आधार पर बंट जाएगा। और इस वजह से चीन के समाज में बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं, अंतराल देखने को मिला। एक ऐसा वर्ग जो शहरी वर्ग होगा उसको सुविधा संपन्न वर्ग होगा, उसको तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएगी प्रशासनिक तौर पर, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नहीं मिलेगा। तो शहरी ग्रामीण असमानता बढ़ेगा, प्रवासी श्रमिकों के अधिकार प्रभावित होंगे, ठीक है। और क्षेत्रीय असमानता भी यहां पर देखने को मिलेगा चीन में। तो ये अभी की फिलहाल व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के अब जो है हुको को लेकर के चीन में काफी ज्यादा विवाद है, और इस बात को लेकर के है कि क्या ये चीन की जाति व्यवस्था है,
कि यहाँ पर इस बात को क्लियर समझ लीजिए, भारत में जैसी जाति व्यवस्था है वैसा तो नहीं है, लेकिन है ये भी बर्थ बेस्ड ही, यानी कि जन्म आधारित असमानता है। बस ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बटा हुआ है। भारत में जाति व्यवस्था जो है ना वो पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था, यानी कि जन्म हो गया, सामाजिक स्थिति, विवाह, परंपरा, व्यवसाय, ये सब कुछ तय करता है। इसमें हुको व्यवस्था ऐसा कुछ तय करता है, लेकिन वो पूरी तरह से आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें शादी विवाह सामाजिक व्यवस्था भी होता है। तो कुल मिलाकर के निश्चित तौर पर बर्थ के आधार पर चीजें बदलती हुई नजर तो आ रही है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि चीन में आप ऐसा कहें कि यह एक तरह से इस तरह की व्यवस्था है जो कि प्रशासन के द्वारा तय किया गया है, वह आप ऐसा नहीं कह सकते कि सामाजिक तौर पर तय किया गया है जैसे भारत में सामाजिक तौर पर हुआ है। कुल मिलाकर के देखेंगे तो जब यहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई तो शी नोंग गोंग शेंग जो फिलॉसफी था उसको पूरी तरह से यहां पर खत्म कर दिया गया, उस ट्रेडिशन को, और 1958 में हुको व्यवस्था यहां पर आया और अब इसमें भी रिफॉर्म की बात की जा रही है। और हुको व्यवस्था जो आप यहां पर देखेंगे उसे लगभग अब यह कहा जा रहा है कि चीन में कहीं ना कहीं इस वजह से असमानता समाज में बढ़ता जा रहा है। अब जो शी है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था शी शब्द से, तो क्या शी को ब्राह्मणों के समान देखा जाए? क्योंकि यह बात लंबे समय तक रहा कि शी वर्ग में भी विद्वान है, शिक्षक है, और ब्राह्मण समाज में भी यही रहा, लेकिन यह कहा गया कि इसको इस आधार पर ना देखा जाए क्योंकि ब्राह्मण जो है जन्म के आधार पर रहे। आज के समय यही तो है कि जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा वो ब्राह्मण होगा, लेकिन शी में यहां पर चीन में कोई भी व्यक्ति जा सकता है। यहां पर एक परीक्षा होता था और परीक्षा के आधार पर नोंग गोंग भी जो है वो यहां पर इंप्रूव करके जा सकते थे, लेकिन यहां पर ये नहीं है। आपको जहां भी आपका जन्म हुआ है आपको आजीवन उसी में रहना पड़ेगा। तो ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सामाजिक स्थिति को तय करने के लिए दर्शाया जाता है। तो ये जो सोशल मीडिया का अभी डिबेट चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, उसका आपको सही यहां पर जवाब मिल गया। अब आप इन चीजों पर मुझे बताइए कि आपको लगता है कि दुनिया भर का समाज जो है वो किसी न किसी आधार पर बटा हुआ होता ही है, और इसको अगर डेवलप करना है, इस बंटवारे को खत्म करना है ना, या बंटवारे के वजह से जो लोग निचले पायदान पर चल गए हैं उनको सही जगह समाज में चाहिए। जैसे भारत के समाज में ही देखेंगे दलित समुदाय की स्थिति कही जाती है आज भी दयनीय है। तो इन तमाम चीजों को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। एक प्रश्न है जिसका जवाब आप यहां पर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।